नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्ज़ाम्स स्टडी। और आज हम आपके सामने CTET 2021 में जो हमारा पेपर 2 था जूनियर लेवल वाला, उसमें भाषा फर्स्ट हिंदी में जो 30 प्रश्न आए हुए हैं वो हम आपके सामने पढ़ने वाले हैं आज। तो आइए सीधे चलते हैं सेशन की तरफ। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें 91 से 99 तक के प्रश्न पूछे हुए हैं। हमें इसी में से आंसर छांटने हैं और बताने हैं। तो यहाँ पे ये पैरा दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लेना आराम से। ये यहाँ पे पैरा दिया हुआ है, इसे पढ़ लेना आराम से और हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था या फिर हितैषी था। तो देखिए, शिक्षक ने ऐसा हुआ था कि एक छोटी बच्ची थी दुबली पतली, जिसे पोलियो हुआ था, और टीचर ने उससे बोला कि तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी, तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो ये सब जानना चाहती हो। तो इससे सीधा सीधा पता चलता है कि टीचर जो था वो ना ही तो हितैषी था, हितैषी होता तो उसे बताता, ना ही वो प्रेरणा दे रहा था, वो कठोर था। यानी उसके दिल में उस छोटी बच्ची के लिए जिसे पोलियो था उसके लिए उसके दिल में दया नहीं थी। सत्यवादी जैसी बात नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सत्यवादी नहीं ले सकते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 92 है, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम और सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो देखिए, यहाँ पे उस लड़की ने आंसर दिया हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए। तो उसने दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर सच्ची लगन सच्ची और इरादे बुलंद हैं तो सब कुछ संभव है। यानी सच्ची लगन है और इरादे जो हैं वो बुलंद हैं, यानी ऊंचे इरादे हैं। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। हमें आंसर इसी में दिए हुए हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारा जो आंसर है वो किस लाइन में दिया हुआ है। तो दूसरा आंसर सही है, सच्ची लगन और ऊंचे इरादे हों तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। प्रश्न नंबर 93, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है। किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं है, टीचर को दयालु होना चाहिए, या फिर सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, या फिर शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो सबसे जो यहाँ पे मेन संदेश दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक हैं। यदि मनुष्य के अंदर परिश्रम का जज्बा नहीं है, इरादे बुलंद नहीं है, हौसला नहीं है, तो वो सफल नहीं हो सकता। सफलता के लिए दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ये सब जो मजाक उड़ाना है, दयालु या फिर इन सब चीज़ों की बात नहीं हो रही है। जो मेन संदेश है, जो मुख्य मैसेज दे रही है, मतलब सारा जो सार है यहाँ पे वो यही है कि जो सफलता है उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके अंदर जज्बा होता है। अब प्रश्न नंबर 94 है हमारा, आश्चर्यचकित का हमें समास विग्रह बताना है। तो क्या होता है, आश्चर्य में चकित, या फिर आश्चर्य और चकित, या फिर आश्चर्य से, या फिर आश्चर्य है जो। तो आप सभी ने शायद पढ़ा हो, इसका होता है आश्चर्य से चकित। ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 95, व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा। उपहास किया, निकाल दिया, डांट लाई या फिर ताना मारा। अब देखिए, निकाल दिया या फिर डांट लाई तो है नहीं, अब बच्चे हमारे उपहास किया या फिर ताना मारा। तो यहाँ पे जब वो टीचर बोल रहा है कि तुम्हें कौन सा ओलंपिक में भाग लेना, तो वो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ताना मार रहा है, और यही हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 96, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः, मतलब पहला जो शब्द है वो कौन सा वाला है और दूसरा शब्द है वो कौन सा वाला है, वो हमें बताना। जैसे पौष्टिक है तत्सम है, दूसरा तद्भव है, या फिर तद्भव तत्सम है, या फिर देशज और आरत है, या फिर तत्सम और आरत है। तो देखिए, जो पौष्टिक शब्द है वो तो हमारा सीधी सी बात है तत्सम शब्द है। तो तत्सम में या तो ये होने वाला है या फिर ये होने वाला है, ये दोनों तो है ही नहीं। अब दूसरा वाला जो है खुराक, वो तद्भव नहीं है, वो हमारा आरत शब्द है। तो इसमें हमारा जो आंसर नंबर है वो आंसर नंबर 4 हमारा राइट होने वाला है। प्रश्न नंबर 97, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। तो इसे हम भावार्थ की दृष्टि से देखें तो हमें कौन सा ऑप्शन सही नज़र आ रहा है। निषेधार्थक है, विस्मयार्थक है, प्रश्नार्थक है, या फिर विधानार्थक। विधानार्थक तो है नहीं, प्रश्नार्थक भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है,
विस्मयार्थक है या फिर निषेधार्थक है। तो यहाँ पे विस्मय नहीं हो रहा उसे पहले से पता है कि बच्चे को पोलियो है, इसलिए वो निषेधार्थक या कि नेगेटिव थॉट उसके सामने बोल रहा है। उस बच्ची का जो इरादा है उसे वो मजबूत नहीं होने देना चाहता, इसलिए उसने ऐसी बात बोली है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 98, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े। किस वजह से हंसे थे? वो खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी, या फिर बहुत छोटी थी। बहुत छोटी की बात नहीं हो रही है, खेलना नहीं जानती थी ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तीसरा, खेलना नहीं चाहती थी, भाई पूछ रही है तो शायद उसे इंटरेस्ट हो। तो दूसरा ऑप्शन ही सही है कि उसे पोलियो था, वो खेलने में असमर्थ थी उन बच्चों के हिसाब से, और इसीलिए वो बच्चे उसकी बात पर हंसे थे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। प्रश्न नंबर 99, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उसके शिक्षक ने, सहपाठियों ने, माँ ने, या फिर प्रशिक्षक ने? तो देखिए आंसर देखते हैं हम, थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ पे जब उसकी माँ ने बोला है, ये रहा, उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और बोला तुम कुछ भी कर सकते हो, संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो सबसे सीधी सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा थी, जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन दिया था, वो उस लड़की को उसकी माँ ने दिया था। बोला था संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 100 पर चलते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे पोएम दी हुई है। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। इस तरह से ये पोएम दी हुई है। आइए प्रश्न देखते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे हुए हैं। दिशाएं छवि को क्यों बुला रही हैं? कविता पाठ करने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेह दूर करने के लिए, या फिर सफलता प्राप्त करने के लिए? तो पहले ही लाइन में आंसर दिया हुआ है, दिशाएं मुझे निमंत्रण दे रही हैं, सफलता का द्वार मेरे लिए है, यानी सफलता प्राप्त करने के लिए दिशाएं उसे बुला रही हैं। आंसर नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 101, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? किस वजह से अटल विश्वास है? उसे रुकावट नज़र नहीं आती, दिशाएं उसे बुला रही हैं, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, सफलता पाना बहुत सरल है। तो यहाँ पे देखिए, न अवरोध कोई, न बाधा कहीं, न संदेह और न व्यवधान, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ तटर अनजान कोई। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि हमें पता चल रहा है जो कवि है उसे अपनी सफलता पर अटल विश्वास इसलिए है कि उसे कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। प्रश्न नंबर 102, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है, यानी वो चेंज है? किस लाइन से हमें पता चल रहा है? अटल एक विश्वास मन में भरा है, इससे तो पता नहीं चल रहा। अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, इससे भी पता नहीं चल रहा। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, इसे भी नहीं पता चल रहा कि वो बदला है नहीं बदला। मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। सीधी सी बात है, जब उसे अपने आप में महसूस हो रहा है कि वो नहीं है जो पहले था, तो यही लाइन है जिससे पता चलता है कि उसका जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो चेंज हो गया है पहले से। ये तीनों हमारे ऑप्शन सही नहीं है, चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 103, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी कैसा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण है? तो जो शब्द किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताता है वो विशेषण शब्द होता है, हम जानते हैं। यहाँ पे इंद्रधनुष के साथ में ई आया हुआ है, इंद्रधनुषी, यानी उसका जो व्यवहार था वो इंद्रधनुषी था, या फिर उसके जो कलर्स थे वो इंद्रधनुषी थे। तो यहाँ पे ये विशेषण शब्द है, सीधी सी बात है। आंसर नंबर 3 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 104, अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द हमें बताना है। डर है, अवरोध है, व्यवधान है, बाधा। तो आप सभी जानते हैं अवरोध, व्यवधान, बाधा ये तीनों सेम चीज़ हैं। इन तीनों का मतलब है कि रास्ते में रुकावट। चौथा जो शब्द है डर, इसका मतलब होता है रास्ता, और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि उसने भिन्न शब्द हमसे पूछा है। प्रश्न नंबर 105, कविता का केंद्रीय स्वर है? उत्साह और आत्मविश्वास है, बाधाएं और विघ्न है, सुनसानी और अनजानापन है, कर्म और प्रेरणा है। तो उत्साह और आत्मविश्वास जो है वो कविता का केंद्रीय स्वर है। कवि को बता रहे हैं उसके मन में विश्वास भरा हुआ है, आत्मविश्वास है, और वो उत्साह से परिपूर्ण है, इसलिए उसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर जो है हमारा 106, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। भाषा की बारीकियां समझना,
कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास या फिर अनुकरण क्षमता का विकास। तो देखिए गद्य शिक्षण में भाषा की बारीकियां भी समझी जाती हैं, सही बात है। कल्पनाशीलता का विकास भी होता है, सही बात है। तार्किक शक्ति, लॉजिकल थॉट भी आते हैं, वो भी सही है। लेकिन अनुकरण क्षमता का विकास हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गद्य शिक्षण में हम ये नहीं बोल सकते बच्चे से कि सिर्फ आप जो चीज़ें हैं उनकी नकल करो, उन्हें अनुकरण करो, अपनी तरफ से सोचो समझो, तब ही जो बच्चा है वो गद्य शिक्षण में कौशल प्राप्त कर सकता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर है हमारा 107। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है उनमें हिंदी भाषा वाली जो रचनाएं हैं उन्हें भी स्थान मिलना चाहिए। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए, यदि राइटर्स की जानकारी मिलेगी तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, हाँ बात तो सही है। बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये। बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण की तो बात बाद में आएगी, सबसे पहले तो ये है कि वो भाषिक विशेषताओं से, हिंदी की जो विशेषताएं होती हैं उससे वो परिचित हो जाएं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर है हमारा 108। प्रश्न नंबर हमारा 108 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को याद करना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना या फिर हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को बच्चे पहचान लें, वो समझ लें कि भाषा किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से समझी जाती है, उसके नियम क्या होते हैं, कौन सी मात्रा हमें यूज़ करनी है, कौन सा शब्द हमें कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये सारे नियम उनको आ जाने चाहिए। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये कंठस्थ करना, रचनाकार, ये सब बात की बात है। सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चे भाषा को समझ लें अच्छी तरह से। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। प्रश्न नंबर है 109। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। देखिए भाषण है, लेक्चर होता है जिसे, परिचर्चा यानी डिस्कशन, संवाद यानी बच्चों को बता रहे हैं किस चीज़ से, तो इससे किस चीज़ में हमारे जो डेवलपमेंट है वो होता है बताइए। राइटिंग हमारी बढ़िया होती है, राइटिंग का तो मतलब ही नहीं है। कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन नहीं, अनुकरण वो भी नहीं। जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है वो हमारी बेहतर होती है जब बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं, जब बच्चे संवाद में पार्ट लेते हैं तो उनकी जो ओरल स्किल्स होती हैं वो बेहतर होती हैं। प्रश्न नंबर हमारा 110 है, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। किस चीज़ में मदद, यानी भाषाई संरचनाओं पर बच्चे का अधिकार हो जाना चाहिए, किस तरह से ट्रांसलेशन हो रहा है। ये साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन की तो बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ ट्रांसलेशन की बात हो रही है। व्याकरण पर अधिकार की बात नहीं हो रही, ट्रांसलेशन की बात हो रही है। तो संरचनाओं पर अधिकार आ जाता है कि किस तरह से संरचनाएं की जाती हैं, क्या संरचनाएं होती हैं, कौन से रूल इस्तेमाल होते हैं जब इस तरह से चेंज होती हैं चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर है हमारा 111 यानी 111। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। पाठ्य पुस्तक, साहित्यिक सामग्री, व्याकरण की पुस्तक या फिर पोस्टर। पोस्टर नहीं आएगा, छोटे बच्चों के लिए होता है। व्याकरण की पुस्तक बात की बात है, पाठ्य पुस्तक की बात की बात है। सबसे ज़्यादा जो हिंदी भाषा सीखने सिखाने में इम्पोर्टेंट है वो है साहित्य। साहित्य के द्वारा आप बच्चे को बेहतर तरीके से हिंदी भाषा समझा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बेस्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 112, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाएंगे किस पद्धति का समर्थन करेंगे, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिलें, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल नहीं पढ़नी हो, गलत बात है। जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हों, बात तो सही है। जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, सिर्फ लेखन यानी सिर्फ राइटिंग करने से आ जाएगी भाषा, नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, परस्पर अंतःक्रिया में सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी चीज़ें समाहित हैं, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन ही सही आंसर है। प्रश्न नंबर 113, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या फिर डैश भाषा, यानी जो भाषा पढ़ाई जा रही है सबसे पहली वो हमें पता है या तो मातृभाषा होनी चाहिए, तो हिंदी और ये सब तो आनी नहीं है, तो या तो मातृभाषा में पहला ऑप्शन है या दूसरा। अब या फिर दूसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए, क्षेत्रीय, यानी जिस क्षेत्र में बच्चा रहता है, या तो मातृभाषा या फिर उसकी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। तो पहला आंसर हमारा इसमें सही ऑप्शन है पहला।
प्रश्न नंबर 114, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। आगमन विधि में सीधा सा मतलब है बच्चे को पहले उदाहरण दो, फिर उसे स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड रूल होता है उसे वो बताओ, सीधी सी बात है। आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, हम एग्जाम्पल टू रूल आते हैं, और जो हमारी निर्गमन विधि होती है उसमें हम रूल्स देते हैं पहले, फिर हम एग्जाम्पल पे आते हैं बाद में। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आगमन विधि यानी पहले एग्जाम्पल फिर रूल्स, एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं। प्रश्न नंबर 115 है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में भी मदद करता है। विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग या फिर आर्थिक स्थिति की बात नहीं हो रही है, सामाजिक संवेदनाएं और भाषा के संदर्भ में तो विभिन्न माध्यमों में किस तरह की भाषा यूज होने वाली है, इन चीज़ों की हमें पता चल जाता है। इन चीज़ों के बारे में यही हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। नॉलेज की बात नहीं हो रही है, यूज़ की बात नहीं हो रही है, भाषा की बात हो रही है हमारी। प्रश्न नंबर 116 है, कहानियाँ की विभिन्न शैलियों पर की चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। व्याकरण समझने में, रचने में, तत्वों को याद करने में या फिर क्रमियाँ बताने में। नहीं नहीं नहीं, व्याकरण समझने में हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है और यही सही है। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में यानी कॉन्टेक्स्ट में हम ग्रामर सीख रहे हैं तो वो किस पे ज़्यादा बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, भाषा अभ्यास में, या फिर पाठ पढ़ाते समय प्रश्नवश जो आने वाले व्याकरण बिंदु होते हैं उन्हें स्पष्ट करने पर। चौथा ऑप्शन ही हमारा सही है, ये तीनों हमारे सही नहीं है। संदर्भ में व्याकरण सीखना मतलब जो पाठ में बार बार ऐसे शब्द आ जाएं जो हमने नहीं पढ़े हों तो उन्हें हम अच्छी तरह से बच्चों को समझा पाएँ, सारी चीज़ें जो भी उनमें बताई हैं, तो वही हमारा सबसे मेन उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 118 है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। तो टीचर को क्या पता होना चाहिए बच्चों के बारे में? आर्थिक व सामाजिक यानी उनके पैसे पता होने चाहिए, बच्चे पैसे वाले हैं नहीं है, नहीं। सामाजिक व व्यावसायिक उनका व्यवसाय पता होना चाहिए, जरूरी नहीं। भाषिक व सांस्कृतिक, हाँ भाषिक और सांस्कृतिक पता होना चाहिए बच्चे के बारे में। और आर्थिक की तो बात ही नहीं हो रही है, फिर से वही यानी पैसों के बारे में बात नहीं हो रही है। बच्चे किस भाषा वाले, किस मातृभाषा से आए हुए हैं, कौन सी उनके क्षेत्र में भाषा है और क्या संस्कृति है, ये दो चीज़ें टीचर को ज़रूर पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 119, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा, यानी जल संरक्षण पर जो गवर्नमेंट ने पोस्टर बनाया हुआ था उसके बारे में डिस्कशन किया। तो ऋषभ द्वारा जो सामग्री यूज़ हो रही है वो क्या है? अनुपयोगी है। अच्छा जी, मतलब वो जल पे आधारित पोस्टर दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो वो यूज़लेस कैसे हो सकता है? मनोरंजक यानी एंटरटेनमेंट हो रहा है? नहीं। कृत्रिम बनाया हुआ है? बनाया हुआ नहीं है, वो गवर्नमेंट ने बनाया है, उसने खुद नहीं बनाया। वो प्रमाणित है यानी वो प्रूफ दे रहा है, जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ प्रूफ है वो वहाँ पे दर्शा रहा है ऋषभ। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर है। ये लास्ट प्रश्न है, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हो? नहीं। जिनके उत्तर विभिन्न हो? जी हाँ। जिनके उत्तर विभिन्न हो ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल ज़्यादा देना चाहिए, जिनका एक ही उत्तर हो? नहीं। जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो? तो ये तीनों चीज़ें इफेक्टिव थोड़ी ना है। सरल वाले, जिनका समान उत्तर है, या फिर जो पुस्तक में ही दिया हुआ है, वो तीनों प्रभावशाली नहीं है। ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा बल देना चाहिए जिनके विभिन्न उत्तर हों, यानी जिनके एक से ज़्यादा उत्तर हों। बच्चे अपनी जो क्षमताएं हैं सोचने समझने वाली, उन्हें यूज़ करें और अपना अपना आंसर बताएं। तो ये था हमारा आज प्रीवियस ईयर वाला सेशन। जो हमारा जूनियर लेवल पे जो पेपर आता है उसमें जो हिंदी वाला पोर्शन होता है, 2 भाषाएं पूछी जाती हैं। तो भाषा 1 में जो हम हिंदी चुनते हैं वो वाला ये पोर्शन था हमारा, ठीक है। तो आपको सेशन कैसा लगा हो, पसंद आया नहीं आया, कोई एडवाइस है, सुझाव जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना। हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे और आगे भविष्य में आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। जल्दी ही हम मैथ से रिलेटेड सेशन भी लाने वाले हैं, मैथ से और इंग्लिश से रिलेटेड भी, EVS से रिलेटेड भी।
साइंस वाले, हिंदी वाले, सीडीपी वाले, जनरल नॉलेज वाले ऑलरेडी चल रहे हैं। तो जो भी है हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले पाएँ और आपकी परीक्षा की तैयारी में ज़बरदस्त बने रहिए, जिससे आपको अंतिम समय में प्रेशर ना झेलना पड़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन। जय हिंद दोस्तों।